हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और धांसू, एक और धमाकेदार सेशन जो होने जा रहा है इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का। यानी कि इस सेशन में हम लोग बात करेंगे भैया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने सॉल्यूशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट की जो थ्योरी पढ़ी थी, उस इंट्रोडक्टरी पार्ट की थ्योरी पर बेस्ड जो सवाल होंगे। ठीक है, ये सवाल बहुत इजी है, बहुत लल्लू सवाल है, ऑलरेडी आपको बन गए होंगे। इसके लिए डीपीपी मेरे को लगता है देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस आसान सवालों से आपका एक सॉल्यूशन का आगाज हो जाता है। मतलब आपको सॉल्यूशन के बारे में एक समझ में आता है कि अच्छा ये चीजें सॉल्यूशन होती हैं, ये चीजें सॉल्यूट होती हैं, ये चीजें सॉल्वेंट होती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो लिक्विड सॉल्यूशन के, सॉलिड सॉल्यूशंस के, ये सारी बात करते हैं हम लोग इसमें। तो इससे एक सॉल्यूशन से एक अपनापन सा कनेक्शन मिल जाता है, और वो कनेक्शन जरूरी है अगर हमें सॉल्यूशन को आगे फतह करना है, तो अगर हमें आगे जीतना है। तो कहते हैं ना कि जब आप कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ते हो तो इट्स नॉट अबाउट द हाई लेवल, इट्स नॉट अबाउट द हाइट दैट यू आर टचिंग, इट्स अबाउट द डेप्थ दैट यू आर रीचिंग एट। जितना गहराई तक जाओगे उतना वो चीज आसान होगी आपकी। हाई लेवल का मतलब ये नहीं कि ऊपरी तौर पे पढ़ लो, आपको गहराइयों तक जाना है, आपको नीचे गहराइयों तक पढ़ना है भाई। तो वही कंसेप्ट है यहां पर कि हम जितना बेसिक्स को हम पकड़ के चलेंगे, बेसिक्स को हम कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, उतना आसान रहेगा हमारे लिए ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको सारे यही क्वेश्चंस मिलेंगे, बट यहां पर सिलसिला नहीं रुकेगा। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई चैनल पर वो सारी चीजें मिलती हैं जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलती भाई। आपको यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आईआईटी में पिछले 35-40 सालों में जो सवाल आए हैं, वो सवाल इस चैप्टर पर बेस्ड हम लोग पूरे चैप्टर के एनालिसिस करेंगे, और इस चैप्टर पर हम लोग करेंगे 12th क्लास के लिए। देन उसके बाद आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, जो वेबसाइट पर आपको बहुत जल्दी नया फीचर आने वाला है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। वहां पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, वन शॉट रिविजन्स होंगे, मोटिवेशन सेशंस होंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी इस चैनल पर। इन सबको एक्सेस करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, दैट इज magnetbrains.com। तो www.magnetbrains.com आप जा सकते हो और सारी वेबसाइट पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, और पूरे कोर्सेज वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। किसी चीज का कोई पैसा नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना, कोई कोड नहीं लगाना, 100% फ्री एजुकेशन आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो ये आईआईटी जेईई के कोर्स मॉड्यूल का स्ट्रक्चर है। नाउ लेट्स मूव टू दी डीपीपी। और डीपीपी का पहला क्वेश्चन ये है, इसमें पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने थ्योरी देखी है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वन कंपोनेंट इज मिक्स्ड यूनिफॉर्मली इनटू द अदर देन इट इज नोन एज। जब एक कंपोनेंट दूसरे के अंदर मिल जाता है यूनिफॉर्मली, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि एक कंपोनेंट जब दूसरे कंपोनेंट के अंदर मिल जाए तो उसे तो अपन मिक्सचर भी कहते हैं, उसे तो अपन मिक्सचर भी कहते हैं। लेकिन यहां पर कैच है इस वर्ड में, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब एक कंपोनेंट की मात्रा पूरे सॉल्यूशन के अंदर थ्रू आउट सेम होती है। आप कहीं ये नहीं कह सकते कि ये फलाना कंपोनेंट ऊपर के हिस्से में कम है, नीचे के हिस्से में ज्यादा, बीच के हिस्से में थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं कह सकते। थ्रू आउट दैट सॉल्यूशन उस कंपोनेंट की मात्रा हर जगह सेम है, हर जगह बराबर मात्रा में। दिस कंपोजिशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। So the homogeneous mixture is called as solution। तो प्रिसाइसली ये जो बन जाएगा ये आपका solution बन जाएगा। This is solution, homogeneous mixture। तो homogeneous mixture बेसिकली होता है, so it's a solution। इसको अपन homogeneous mixture भी कह सकते हैं। तो ये homogeneous mixture होता है, और सॉल्यूशन उसका एक वर्ड होता है। तो आप होमोजीनियस मिक्सचर बोलो या सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है। लेकिन इसमें इंश्योर करते हैं कि हर एक कंपाउंड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दूसरे कंपाउंड में। जैसे आप नींबू शिकंजी की बात करो, प्रॉपर नींबू शिकंजी की अगर अपन बात करें तो उसमें पानी के अंदर नींबू, नमक, शक्कर की मात्रा ऊपर के ग्लास में जितनी है नीचे तक के ग्लास में उतनी है, अगर वो सही ढंग से बना और सही ढंग से उसको फिल्टर किया गया है तो नींबू, नमक, शक्कर की मात्रा पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व है, तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है। इसलिए कहते हैं हम पहली सिप में जैसा टेस्ट आएगा आखिरी सिप में भी वैसी टेस्ट आएगा। इट्स अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एंड दैट यूनिफॉर्म कंपोजिशन विल गोइंग टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन आपका बनाएगा, विच इज अ काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर।
क्लियर हो गया? तो पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सटीक आंसर है। तो पहले क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट है, दैट इज सॉल्यूशन व्हिच विल गोइंग टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद आगे बात करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन यहां पर हो चुका है, पहला क्वेश्चन हमने लपक लिया है। लेट्स मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन सॉल्यूशन आर। ठीक है, हमें पता है कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है। मतलब कहने को तो कंपाउंड दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो कंपाउंड कितने भी हो उनको बांटा सिर्फ दो कैटेगरी में गया है। मतलब सॉल्यूशन में जो भी चीजें मिली गई हैं उनकी सिर्फ दो कैटेगरी बनाई गई है। पहली सॉल्यूट, दूसरी सॉल्वेंट। पहली सॉल्यूट, दूसरी सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल गए, टुगेदर दे विल गोइंग टू फॉर्म सॉल्यूशन। टुगेदर दे विल गोइंग टू फॉर्म सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर मिल गए तो टुगेदर दे विल गोइंग टू फॉर्म सॉल्यूशन। अब हमसे पूछा है कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, तो वी ऑलवेज नो वो कंपोनेंट जो लेस क्वांटिटी में होगा उसको हमेशा हम सॉल्यूट कहते हैं, उसको हमेशा हम सॉल्यूट कहते हैं। एंड इट कैन बी मोर देन वन, इट कैन बी मोर देन वन। जैसे नींबू शिकंजी का अगर एग्जांपल मैंने दिया था, तो भैया उसमें पानी के मुकाबले नींबू, नमक, शक्कर ये सब कम मात्रा में। पानी के मुकाबले नींबू, नमक, शक्कर ये सब कम मात्रा में। और अगर ये सब कम मात्रा में तो ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी सॉल्यूट, ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट हो गए। तो वो एक से ज्यादा हो गए, जैसे तीन हो गए यहां पर, नींबू, नमक, शक्कर। ठीक है, तो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्यूट। ठीक है, और द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी आर कॉल्ड एज सॉल्यूट रिलेटिव टू वन कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी। उसके मुकाबले जो एक कंपोनेंट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसके मुकाबले ये सबसे लेस क्वांटिटी में है आपका सॉल्यूट। तो दिस इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। सो एज पर द ऑप्शन गिवन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज सॉल्यूट। ये बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। क्लियर हो गया? तो हमेशा याद रखना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है सॉल्यूशन, और जो कंपोनेंट कम मात्रा में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में वो हमारा सॉल्यूट कहलाएगा, उसे हम सॉल्यूट कह देंगे। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन डन हो गया, स्क्रीनशॉट लेंगे, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे। तो भैया दो क्वेश्चन यहां पर हो गए, उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी और सॉल्यूशन के बेसिक पार्ट से कुछ रिलेशन बनता हुआ चल रहा होगा। मतलब कनेक्शन बनाने का ये पर्पस है कि हम इस डीपीपी को सॉल्व कर रहे हैं। इस डीपीपी से कोई सवाल आपको नहीं मिलेगा जेईई मेंस में, मैं बहुत क्लियर कर दूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हम वही सवाल की प्रैक्टिस करें जो जेईई मेंस में आएगा। कई बार हमें कुछ ऐसे सवाल की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिससे जेईई मेन का कोई सवाल जो आ सकता है उसका बेस, उसका फाउंडेशन यहां से बन जाए। तो यहां हम सब फाउंडेशन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, पूरा बेसिक पार्ट को कंक्रीट कर रहे हैं ताकि एडवांस लेवल के हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी अपने को फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएं। वीडियो के नीचे जो कमेंट है वहां पर कमेंट जाकर अपना लिखें, फीडबैक जरूर दें। काउंट ऑन मी, जब भी मैं फ्री टाइम पे रहता हूं अपने वीडियो के कमेंट जरूर जाकर पढ़ता हूं। दूसरा, आज का डाउट फीचर, एक नया फीचर आया है जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है अपने डाउट पूछने का, वहां पर आप क्लिक करें, सिंपल बेसिक डिटेल एंटर करें, इमेज को अपलोड करें, डाउट की अगर कोई इमेज भेजना चाहते हो तो, और काउंट ऑन मी वो इमेज सीधे मेरे व्हाट्सएप पर आएगी। तो सीधा मेरे व्हाट्सएप पर वो इमेज मिलेगी और उस व्हाट्सएप की इमेज को मैं स्लाइड बनाऊंगा और अपने लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में आपके नाम के साथ वो स्लाइड लेकर आऊंगा। ठीक है, तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में हम लोग उसको जरूर सॉर्ट आउट करेंगे। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, दो क्वेश्चन हो चुके हैं, लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इसको ऑपोजिट पूछ लिया, कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन आर। तो एक ही चीज होगी जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगी, एक ही चीज होगी जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगी, वो होगा, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूट तो वो होगा जो कम क्वांटिटी में, तो ज्यादा क्वांटिटी में कौन होगा? सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जो कम क्वांटिटी में विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी दैट इज सॉल्यूट। ये तो हम बात कर चुके थे कि लेस क्वांटिटी में, लेकिन वो जो एक कंपोनेंट होगा, जो एक कंपोनेंट होगा
जो उन सबके मुकाबले ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो एक कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट होगा विच इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी, और ये एक ही होगा, ये एक से ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे नींबू शिकंजी का अगर अपन एग्जांपल दें तो भैया नींबू शिकंजी में पानी के अंदर नमक, नींबू और शक्कर सब है, इन सब में सबसे ज्यादा कौन होगा? ऑब्वियसली पानी, पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, तो पानी इसमें सॉल्वेंट हो गया, नींबू नमक शक्कर सल्यूट हो गए। पानी इसमें सॉल्वेंट हो गया, नींबू नमक शक्कर इसमें क्या हो गए? सॉल्यूट हो गए। तो पानी हमारा सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। और अगर पानी ही हमारा सॉल्वेंट है तो ऐसे सोल्यूशन को हम एक्वस सोल्यूशन भी कहते हैं। मतलब ये कि इन एक्वस सोल्यूशन, अगर एक्वस सोल्यूशन कभी हो तो एक्वस सोल्यूशन में वाटर विल ऑलवेज बी अ सॉल्वेंट। इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन water acts as solvent, water acts as solvent। तो water जो है वो solvent की तरह एक्ट करेगा। इनफैक्ट हम कहते हैं water is a universal solvent। हम ये तक मानते हैं कि जो पानी होता है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो वी नो दैट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जो पानी होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। और एक्वस सॉल्यूशन में वाटर जो होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होगा, क्योंकि वाटर हमेशा ज्यादा मात्रा में होगा। जैसे अपन कहते हैं ना सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके आगे AQ लिख देते एक्वस। शुगर सॉल्यूशन, उसके आगे AQ लिख देते एक्वस। तो वो एक्वस का मतलब यही है कि वो पानी के साथ है, एक्वस का मतलब यही है कि वो पानी के साथ है। तो दैट इज नोन एज इट्स एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एकदम क्लियर हो गया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट था। तो व्हाट इज मोर क्वांटिटी? दैट इज सॉल्वेंट। आंसर अपन मार्क कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सॉल्वेंट। ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज सॉल्वेंट। सो दिस इज सॉल्वेंट, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? उम्मीद करते कोई डाउट नहीं है यहां पर आपको। और सॉल्वेंट जो होगा वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा हमारे सॉल्यूशन के कंपोनेंट के अंदर। सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद और क्वेश्चन हम करते हैं, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है हमारे पास। बट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये स्क्रीनशॉट लेकर ना इनकी एक लाइब्रेरी बना लिया करो। कई बार होता है बच्चे मुझसे पूछते सर स्क्रीनशॉट लेकर हम करें क्या उसके बाद? भैया कुछ नहीं करना, आपको प्रॉपर गैलरी में फोल्डर बनाकर उन स्क्रीनशॉट्स को रखना है, सीक्वेंस में अरेंज करके। वैसे तो देखो मैं तो प्रेफर ये करूंगा कि तुम जब ये लेक्चर्स अटेंड करते हो तब रजिस्टर लेकर बैठो, पेन लेकर बैठो और प्रॉपर नोट्स बनाओ, लिखो। लेकिन कई बार ये होता है कि हम लोग ठीक है उस चीज को नहीं रख पाते ध्यान, या रेगुलरली नहीं लिख पाते, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी तुम स्क्रीनशॉट ले लो, या नेट पैक खत्म हो जाता है आगे चलकर, तो उसके लिए तुम स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में तुम ऑफलाइन में उसको नोट्स में कन्वर्ट कर लेना। बट अल्टीमेटली नोट्स में कन्वर्ट करना है, स्क्रीनशॉट्स टेम्पररी है, अल्टीमेटली आपको नोट्स में ही कन्वर्ट करना चाहिए और प्रॉपर रजिस्टर बनाना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। आपको ये नोट्स बनाने का प्रॉपर तरीका है। हालांकि मैं एक बहुत जल्दी आपको एक सेशन देने वाला हूं जिसमें हाउ टू मेक योर नोट्स, सब्जेक्ट नोट्स कैसे बनाएं, उस पर अपन बात करेंगे। बट दिस इज व्हाट वी आर हैविंग कि ये चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप नोट्स अभी से बनाना चालू करो। बल्कि कहता है 2 रजिस्टर बना लो, एक थ्योरी का, एक डीपीपी का। तो डीपीपी का रजिस्टर आप एक अलग से भी बना सकते हो, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 बी सॉल्वेंट इसका करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे बात करते हैं फिर। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच विल बी योर 4th क्वेश्चन नाउ। 4th क्वेश्चन देखते हैं भाई। 4th क्वेश्चन मजेदार है, देखेंगे। अमलगम इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज। अमलगम आपको पता है? अमलगम बेसिकली इट्स कॉल्ड एन अलॉय ऑफ मर्क्यूरी। अमलगम क्या होता है? इट्स एन अलॉय ऑफ मर्क्यूरी। आपको पता है अलॉय क्या होते हैं? 2 मेटलों को आपस में मिला दो। अलॉय क्या होते हैं? 2 मेटल को या तो आपस में मिला दो या एक मेटल को नॉन मेटल के साथ मिला दो, तो वो अलॉय होता है। जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, और इसमें मेटल और मेटल की जो मिलावट होती है, या इनफैक्ट जो मेटल और नॉन मेटल की मिलावट होती है, वो होमोजीनियस होती है, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है।
कहीं आप ये नहीं कह सकते कि फलाना मेटल फलाने मेटल के अंदर ऊपर कम है नीचे ज्यादा, ऐसा कभी नहीं कह सकते। थ्रू आउट दैट कंपोजिशन वो सेम होगा। तो मेटल और मेटल की मिलावट हो या मेटल और नॉन मेटल की मिलावट हो, थ्रू आउट वो कंपोजिशन सेम रहता है, एंड दैट इज व्हाट वी कंसीडर्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो वो अलॉय हो गया बेसिकली, ठीक है। अमलगम एक प्रकार का अलॉय ही है, बट दिस इज एन अलॉय ऑफ मर्क्यूरी विथ अदर मेटल्स। इसमें एक मेटल उनने फिक्स कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया कि इट इज ऑलवेज मर्क्यूरी, तो इट्स एन अलॉय ऑफ मर्क्यूरी with other metals, with other metals। तो मर्क्यूरी का अलॉय है दूसरे मेटलों के साथ में। तो एक मेटल फिक्स कर दिया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपको पता है मेटल है, इनफैक्ट एकमात्र मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। सो इट्स एन ओनली मेटल विच एग्जिस्ट in liquid, which exist in liquid at room temperature, which exist in liquid at room temperature। तो भैया रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे। दिस इज मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं, ओनली मेटल है। अब उस लिक्विड मेटल मर्क्यूरी का किसी और मेटल के साथ आप होमोजीनियस मिक्सचर बनाओगे, उसको अमलगम कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जिंक और मर्क्यूरी अगर मिल गए, Zn और Hg, तो ये जिंक अमलगम बन गया। दिस इज कॉल्ड एज जिंक अमलगम, ठीक है। कॉपर और मर्क्यूरी अगर मिल गए होमोजीनियसली, तो कॉपर अमलगम बन गया, कॉपर का अमलगम बन गया, ठीक है। तो कॉपर अमलगम बन गया। अब इसमें होता क्या है, जो मर्क्यूरी है ये लिक्विड है और ये सॉल्यूट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये सॉल्यूट होगा, विच इज इन लिक्विड स्टेट, विच इज इन लिक्विड स्टेट। जबकि ये जो मेटल्स है कौन, जिंक और कॉपर, ये जो जिंक और कॉपर है, दीज आर जिंक एंड कॉपर, जो सॉल्वेंट की तरह ट्रीट होंगे एंड दे आर solids, and they are solids। तो जो जिंक होंगे कॉपर होंगे, दे आर सॉल्वेंट एंड दे आर सॉलिड सॉल्वेंट्स। इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी, मर्क्यूरी की कम होगी, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो दे आर सॉल्वेंट सॉलिड्स। और सॉल्वेंट सॉलिड्स होंगे तो सॉल्यूशन का जो फेज होगा, फाइनल फेज, वो सॉल्वेंट के फेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में, मतलब फाइनली जो सोल्यूशन होगा उसकी फिजिकल स्टेट फाइनली क्या होगी, उसकी फिजिकल स्टेट होगी सॉलिड, क्योंकि पूरा सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा मात्रा में, और सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में, तो वही फिजिकल स्टेट वो पूरे सोल्यूशन की लेकर आएगा। जो चीज ज्यादा मात्रा में है वही चीज तो फिजिकल स्टेट इंपार्ट करेगी पूरे सोल्यूशन पे। तो ज्यादा मात्रा में सॉल्वेंट होगा और इधर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में, तो मतलब जो सोल्यूशन होगा वो भी पूरे तरीके से सॉलिड स्टेट में होगा, पूरे तरीके से क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में होगा। तो भैया सॉलिड स्टेट में अगर वो होगा तो हम उसको बोल देंगे कि इट विल गोइंग टू गिव यू अ फॉर्म ऑफ लाइक कि वो सॉलिड सोल्यूशन आपको बना कर देगा। लाइक जो फॉर्म होगा सोल्यूशन का, पूरा फिजिकल स्टेट जो होगी सोल्यूशन की, वो सॉलिड सोल्यूशन की होगी। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सॉलिड सोल्यूशन। तो अपन इसको सॉलिड सोल्यूशन कहेंगे। तो जितना भी अमलगम है, ये अमलगम इज अ काइंड ऑफ सॉलिड सोल्यूशन। ये जो अमलगम आपका बनेगा, ये आपका बनेगा सॉलिड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन। तो ये जो अमलगम आपका बनेगा, दिस इज अ काइंड ऑफ सॉलिड सोल्यूशन दैट विल गोइंग टू हैव सॉलिड सोल्यूशन। तो वो बोल रहे हैं अमलगम इज अ सोल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज, अच्छा सॉल्यूट के बारे में पूछा तो सॉल्यूट इज लिक्विड, ठीक है ना, लेकिन सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा और पूरा सोल्यूशन जो होगा वो सॉलिड सोल्यूशन होगा। सो सोल्यूट क्या होगा इसमें, लिक्विड। सो द करेक्ट आंसर इज लिक्विड, दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा करेक्ट आंसर है कि ये हमारा लिक्विड स्टेट में होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन 4 का जो है वो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सटीक आंसर होगा, ठीक है।
तो स्क्रीनशॉट लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन डन हो चुका है। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, बट पहले अपन स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नाउ दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की यहां पर बात करते हैं। अलॉय इज कंसिडर्ड एज, सो अलॉय के लिए समझने के लिए पहले हमें अलॉय की डेफिनेशन लिखनी है। वैसे तो हम समझ चुके हैं। अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, it's a homogeneous mixture of two or more metals, two or more metals, or metal with a non-metal, or metal with a non-metal. तो इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल विद अ नॉन मेटल। तो मतलब मेटल और मेटल मिल जाए तो अलॉय रहेगा। अब ज्यादातर मेटल तो सॉलिड ही है, मर्क्यूरी वर्क्यूरी को छोड़ दो तो वो तो बस लिक्विड है, बाकी सब तो मेटल सॉलिड ही है। और इनफैक्ट मर्क्यूरी का भी कोई अगर अलॉय बनाते हो जो कि मर्क्यूरी लिक्विड है, तो जिसके साथ बनाओगे वो सॉलिड है और वो ज्यादा मात्रा में भी होगा। तो यहां पर आपका जो सोल्यूशन अल्टीमेटली बनेगा, जो होमोजीनियस मिक्सचर आपका अल्टीमेटली बनेगा, वो सॉलिड सोल्यूशन में ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि दो मेटल को मिलाओगे तो भी सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड मेटल को मिलाओगे तो भी सॉलिड, क्योंकि लिक्विड कम मात्रा में है। तो इवेंचुअली आपको हमेशा क्या मिलेगा? सॉलिड सोल्यूशन ही मिलेगा। तो अलॉय बेसिकली क्या है? मेटल प्लस मेटल है ना, ठीक है। मेटल जैसे आयरन और कार्बन की बात करो, अब आयरन प्लस कार्बन, आयरन प्लस कार्बन क्या फॉर्म कर लेगा? स्टील। आयरन और कार्बन क्या फॉर्म कर लेगा? स्टील। तो स्टील आपका कैसा है? सॉलिड है। व्हाई इट्स सॉलिड? बिकॉज आयरन इज अ मेटल विच इज सॉलिड इन स्टेट। कार्बन ऑल्दो इट्स अ नॉन मेटल बट इट इज ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट। तो फिर जो स्टील होगा, जो अलॉय होगा, वो भी आपका सॉलिड सोल्यूशन होगा। तो इट इज ऑल्सो अ सॉलिड सोल्यूशन दैट यू हैव। तो ये आपका सॉलिड सोल्यूशन होगा। तो alloy will always be a solid solution. तो alloy is considered as solid solution. A ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट आंसर है ये। So this is absolutely our correct answer. A ऑप्शन करेक्ट है, that is solid solution. क्लियर हुआ? ए ऑप्शन समझ में आया सॉलिड सोल्यूशन का? ये करेक्ट आंसर होगा जो हमें फिफ्थ क्वेश्चन का सटीक आंसर मिलेगा, और ये ए ऑप्शन करेक्ट है, सॉलिड सोल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेंगे। अलॉय के बारे में हमेशा याद रखेंगे, इट्स ऑलवेज अ सॉलिड सोल्यूशन। व्हाई? बिकॉज मेटल मेटल से बनेगा या मेटल और नॉन मेटल से बनेगा, हमेशा ये आपका सॉलिड रहेगा। जैसे घरों में आपके स्टील के बर्तन है, स्टील बनता है आयरन और कार्बन से, तो स्टील की प्लेट, स्टील के बाउल, स्टील की स्पून, स्टील की ग्लासेस, सारी चीजें आपके पास हैं घर में। वो स्टील किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वो आयरन और कार्बन से बना है। आयरन सॉलिड, कार्बन सॉलिड, और होमोजीनियस मिक्सचर है। कहीं तुम स्टील के ग्लास को देखकर ये नहीं कह सकते कि यार ऊपर कार्बन ज्यादा है नीचे कार्बन कम है, या नीचे स्टील ज्यादा है ऊपर स्टील कम है, नीचे आयरन ज्यादा है ऊपर आयरन कम है। ऐसा कभी नहीं कह सकते। स्टील का ग्लास पूरा ऊपर से नीचे तक एक जैसा ही दिखता है। तो ऊपर जितना आयरन कार्बन, नीचे भी उतना आयरन कार्बन, बीच में भी उतना ही आयरन कार्बन, सब जगह होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूशन है, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपका सॉलिड सोल्यूशन होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है फिफ्थ वाले का। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्लियर हो गए फिफ्थ क्वेश्चन? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अलॉय, अमलगम, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, दे आर ऑल सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? एटमॉस्फेरिक एयर इज अ सोल्यूशन इन विच सल्यूट कैन बी। एटमॉस्फेरिक एयर एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सल्यूट क्या हो सकता है? गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या बोथ ए एंड बी, मतलब गैस और लिक्विड दोनों हो सकता है। तो एक बात समझो, अगर हमने एक सोल्यूशन बनाना है एटमॉस्फेरिक एयर को, तो इसमें सॉल्वेंट तो 100% गैस होनी चाहिए। सॉल्वेंट में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट तो गैस होगी, तभी तो वो एयर जो रहेगी वो गैसियस फॉर्म में रहेगी, क्योंकि ज्यादा मात्रा में गैस होगी। लेकिन जो सल्यूट हो सकते हैं वो दो केसेस में आ सकते हैं। तो वो दो केसेस हो सकते हैं सल्यूट के।
पहला, या तो सल्यूट भी गैस होगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं भाई, तो गैस और गैस आपका हो सकता है, तो सॉल्यूशन आपका गैसियस सॉल्यूशन होगा। और उसका एग्जांपल भी यहां पर दे देते हैं अपन, सॉल्यूशन का एग्जांपल। तो गैस और गैस हो सकता है, और अगर गैस और गैस होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे, दोनों गैस और गैस होंगे, तो वहां पर एयर बन जाएगी एटमॉस्फेरिक एयर। एग्जाम्पल बिल्कुल एयर ही होगा, क्योंकि आप जब वायुमंडल की हवा देखते हो, एटमॉस्फेयर की एयर देखते हो, तो उसमें क्या सिर्फ ऑक्सीजन गैस होती है? नहीं भैया, CO2 आपने रिलीज करी वो भी होती है। उसके अलावा आपको सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस भी तो अवेलेबल होती है एयर में। तो एयर हमेशा दो गैसेस का सोल्यूशन होता है। तो आपका सोल्यूट भी गैस हो सकता है, सॉल्वेंट भी गैस हो सकता है। तो जो सोल्यूट होगा वो एयर के अंदर, एटमॉस्फेरिक एयर में गैस हो सकता है। दूसरी बात, वो लिक्विड भी हो सकता है, तो लिक्विड इन गैस भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है। कहते हैं ना उमस हो गई भाई, बहुत उमस लग रही है, बहुत हमें नमी टाइप की लग रही है, चिपचिपापन लग रहा है, पसीना आ रहा है। क्यों ये हम कहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि वाटर के अंदर, जो एयर के अंदर है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स की मात्रा ज्यादा हो गई, एयर के अंदर वाटर पार्टिकल्स की मात्रा बढ़ गई, तो यहां पर लिक्विड इन गैस हो जाएगा, ये भी आपका एयर होगा, तो एटमॉस्फेरिक एयर होगा। तो लिक्विड इन गैस। कहते हैं सॉलिड भी होता है, लेकिन सॉलिड जो होता है वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, जो एयर में मौजूद रहते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं होते, वो कोलॉइडल्स हो जाते हैं। मतलब वो ट्रू सोल्यूशन, जो हम सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ये ट्रू सोल्यूशन की कैटेगरी है, तो वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होंगे, वो कोलॉइडल हो जाएंगे, कोलॉइडल सोल्यूशंस बना लेंगे। तो कोलॉइडल सोल्यूशंस हम इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इसलिए सॉलिड और गैस वाला नहीं आएगा। तो एयर जो होगी उसमें सॉल्यूट दो हो सकते हैं, या तो वो गैस हो सकते हैं या वो लिक्विड हो सकते हैं। सॉल्यूट दो हो सकते हैं, या तो वो गैस हो सकते हैं या वो लिक्विड हो सकते हैं। तो आपके पास दो तरीके के सॉल्यूट्स होंगे, या तो गैस होंगे या लिक्विड होंगे। तो ए गैस भी हो सकता है, बी लिक्विड भी हो सकता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें बोथ ए एंड बी बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास सिंगल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन ही आएंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर डी नहीं होता, कुछ और होता, तो फिर हम ए और बी दोनों को आंसर मानते, लेकिन ए और बी के दोनों आंसर हमें ए एंड बी में दिए हुए, डी ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, बट क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम 7th क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये बात थी भैया एटमॉस्फेरिक एयर को लेकर, और एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है वो हमारा एक सोल्यूशन होता है, जिसमें होमोजीनियसली दो गैसेस मिली रहती हैं, या गैस के अंदर कम मात्रा में हमारा लिक्विड मिला रहता है जब हम ह्यूमिड कंडीशंस में चलते हैं। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो एक रूम में तुम हो, तो तुम्हें जितनी गर्मी उमस लगेगी, तुम्हारे साथ बैठने वाले को भी उतनी उमस लगेगी, चिपचिपापन लगेगा। अगर दोनों नॉर्मल हो तो, एक बीमार मारे तो एक अलग बात है, लेकिन दोनों अगर नॉर्मल हो तो जितनी गर्मी, जितनी उमस तुम्हें लगेगी उतनी उसे भी लगेगी। मतलब दोनों तरफ ह्यूमिड कंडीशन सेम है, मतलब दोनों तरफ लिक्विड की मात्रा होमोजीनियस है एयर के अंदर, गैस के अंदर। तो ये आपका एटमॉस्फेरिक एयर होगा। क्लियर हो गया? 6th क्वेश्चन डन। लेट्स मूव टू दी 7th क्वेश्चन नाउ। आप चलते हैं 7वां क्वेश्चन, और 7वें क्वेश्चन को यहां पर हम समझते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? हाइड्रोजन गैस ओवर पैलेडियम इज एन एग्जांपल ऑफ। हाइड्रोजन गैस है किसके ऊपर? पैलेडियम के ऊपर। हमें पता है कि पैलेडियम एक मेटल होता है बेसिकली। पैलेडियम मेटल के ऊपर जब भी हाइड्रोजन गैस पास कराओगे तो हाइड्रोजन गैस इन पोर्स में जाकर बैठ जाएगी जो इसके सरफेस पर होंगे। देयर आर सर्टेन पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे ही आप इन पोर्स से मिलोगे, जैसे ही आप इन पोर्स को देखोगे, और जैसे ही इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास कराओगे, जैसे ही उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास कराओगे, तो हाइड्रोजन जो गैस है वो इन पोर्स पे जाकर बैठ जाएगी। ये हाइड्रोजन गैस इन पोर्स पे जाकर बैठ जाएगी और होमोजीनियसली बैठेगी। ऐसा नहीं कि कहीं कम है कहीं ज्यादा है, क्योंकि पोर्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली होते हैं। ये जो पैलेडियम मेटल है, इस पैलेडियम मेटल पर जो पोर्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। तो ये पैलेडियम मेटल है, तो इस पर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई। हाइड्रोजन गैस हैज बीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस पैलेडियम मेटल। तो चूंकि हाइड्रोजन गैस पैलेडियम मेटल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है, तो दिस इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा। लेकिन ये किसका होमोजीनियस मिक्सचर होगा? सॉल्यूशन तो होगा, होमोजीनियस मिक्सचर बोले तो सॉल्यूशन, लेकिन किसका सॉल्यूशन होगा भाई? ये सॉलिड है मेटल और हाइड्रोजन है गैस, तो गैस
प्लस सॉलिड, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो गैस है और जो पैलेडियम मेटल है वो सॉलिड है। पैलेडियम मेटल आपका सॉलिड है, तो गैस एंड सॉलिड का ये मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये आपका सॉल्यूट हो गया, ये आपका सॉल्यूट हो गया, और पैलेडियम की क्योंकि मात्रा ज्यादा है तो ये आपका सॉल्वेंट हो गया। और पैलेडियम क्योंकि मेटल है तो सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो भी सॉलिड सॉल्यूशन होगा, वो भी आपका सॉलिड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सॉलिड है, सॉल्वेंट। तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन या नन ऑफ दीज, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। क्योंकि पैलेडियम जो मेटल है वो ज्यादा है ना, उसके अंदर कौन गया है, हाइड्रोजन गैस गई है, तो हाइड्रोजन गैस उसके अंदर है, मतलब उसके कम मात्रा में, तो हाइड्रोजन गैस कम मात्रा में जो कि गैसियस स्टेट में। और हमेशा सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट सॉल्वेंट की स्टेट के हिसाब से चलती है, जो सॉल्वेंट की फाइनल स्टेट वही आपकी सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट, जो भी सॉल्वेंट की स्टेट वही आपके सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट। तो यहां पर जो सॉल्वेंट है वो पैलेडियम मेटल है, और पैलेडियम मेटल सॉलिड है, तो पूरा सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, पूरा सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। तो आंसर जो हो गया वो ए बिल्कुल करेक्ट हो गया कि जो सॉल्यूशन होगा इट विल बी अ सॉलिड सॉल्यूशन। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और जरूरी नहीं है हाइड्रोजन को पैलेडियम के ऊपर दे, प्लैटिनम निकल के मेटल के ऊपर भी सरफेस पे पोर्स होते हैं। जो प्लैटिनम और निकल का मेटल होता है उसका सरफेस जो होता है उस सरफेस पर पोर्स होते हैं, तो हाइड्रोजन गैस वहां पर भी एड्सॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, एड्सॉर्ब। याद है ना एड्सॉर्प्शन का फंडा, कोई भी चीज अगर अपने सिर्फ सरफेस तक किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को होल्ड करे तो हम कहेंगे उस चीज ने उसको एड्सॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्प्शन होता है पूरे बल्क के साथ, एब्जॉर्प्शन होता है पूरे पूरे पार्ट के साथ, पूरी चीज कोई ने सोख ली, मतलब सरफेस पे भी चला गया और अंदर भी चला गया कोई चीज, तो उसने एब्जॉर्प्शन कर लिया। लेकिन एडिजॉर्प्शन का मतलब होता है कि सिर्फ सरफेस तक रखा है, अंदर नहीं गया है, सिर्फ सरफेस तक गया है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एडिजॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन। और ये एड्सॉर्प्शन होगा। पैलेडियम के ऊपर हो सकता है हाइड्रोजन का, प्लैटिनम के ऊपर हो सकता है, निकल के ऊपर हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, एंड दिस इज व्हाट वी कंसीडर्ड एज सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि मेटल हमेशा इसमें सॉलिड ही होगा, जो कि सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, ज्यादा मात्रा में सॉलिड ही प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन के अल्टीमेट स्टेट भी सॉलिड है। स्क्रीनशॉट लेंगे 7th क्वेश्चन का, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। तो भैया यहां 7 क्वेश्चन अपन ने पूरे तरीके से निपटा लिए हैं। लेट्स मूव टू दी 8वां क्वेश्चन नाउ। 8वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कहता है भाई, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ। बहुत बढ़िया, कैम्फर सब्लिमेट हो गया एयर में, ठीक है। अब आपको पता, देखो कैम्फर जो है वो होता तो बेसिकली सॉलिड है, होता तो बेसिकली सॉलिड है। इसको आप हीट करोगे, जैसे आप इसको हीट करोगे तो सब्लिमेटिंग सॉलिड है, मतलब ये हीट करते ही, हीट को गेन करते ही अपने आप को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देगा विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब ये सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा, खुद को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करे बिना, खुद को लिक्विड स्टेट में नहीं ले जाएगा, सीधा सॉलिड से गैस में लेकर चला जाएगा भाई। और वो गैस किस में मिल जाएगी, एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में, जो होती पहले से गैस है, जो होती पहले से गैस है। तो अल्टीमेटली ये गैसियस सॉल्यूशन बनाएंगे। अल्टीमेटली यहां जो सॉल्यूशन इसका बनेगा, दैट सॉल्यूशन विल बी गैसियस सॉल्यूशन। तो ये अल्टीमेटली गैसियस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आपके पास कैम्फर हो गई सॉलिड स्टेट में, एयर हो गई गैसियस स्टेट में, और गैसियस सॉल्यूशन आपको ये बनेगा। दिस इज कैम्फर विच विल बी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो गैसियस सॉल्यूशन आपका ये बनेगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गैसियस सॉल्यूशन। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा है। कैम्फर को आप हीट करते हो, जैसे कपूर समझते हो ना, पूजा पाठ में यूज करते हैं जनरली, तो वहां पर कपूर को जब आप हीट करते हो, वहां तो चलो जलाते हो, लेकिन अगर आप इसको हीट करोगे, कभी होता है मच्छर वच्छर को भगाने के लिए, आस पड़ोस के छोटे मोटे कीड़ों को मारने के लिए आप कैम्फर के वेपर सब्लिमेट करते हो, करते हैं ये जगह पर, और इफेक्टिव होता है ये। आप कैम्फर को जलाओगे तो वो क्या करेगा, सीधा वेपराइज हो जाएगा, सीधा अपना सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। अब वो वेपर होमोजीनियसली किस में मिलेगा, एयर में, तो वो अल्टीमेटली गैसियस सॉल्यूशन बना लेगा। तो जो सॉल्यूशन अल्टीमेटली होगा वो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द 8th क्वेश्चन विल बी डन।
स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पूरा बीपीपी के अपने रजिस्टर में इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो डन, दिस वाज द 8th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 9th क्वेश्चन क्या कहता है उस पर अब अपन चर्चा करते हैं। 9th क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स। Homogeneous mixtures of two solids is, what are the different examples of homogeneous mixture of two solids? बहुत सिंपल सा खेल है ये। होमोजीनियस मिक्सचर टू सॉलिड्स, मेटल और मेटल का मिक्सचर, सॉलिड सोल्यूशन याद है, अलॉय। अलॉय अपन ने बोला था भाई, अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और अ मेटल विद अ नॉन मेटल, बट मेटल हो या नॉन मेटल हो रहेगा सॉलिड में, ठीक है ना। अपन ने कई एग्जाम्पल दिए थे, जैसे मैंने आयरन और कार्बन दिया था सबसे पहले आपको, आयरन और कार्बन दिया था। तो आयरन इज बेसिकली Fe, कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन इज बेसिकली C, तो ये आपका स्टील का एक अलॉय दे देगा। हालांकि मेनली इसमें और भी कंपोनेंट्स इसमें ऐड करते हैं, बट मेनली आयरन और कार्बन ऐड होता है इसमें, स्टील, विच इज एन अलॉय, विच इज एन अलॉय। तो अब इसमें मुद्दा यह है कि दोनों सॉलिड है, एक मेटल एक नॉन मेटल है, ये मेटल है लेकिन है ये सॉलिड, ये नॉन मेटल है लेकिन है ये भी सॉलिड। मेटल तो खैर होता ही सॉलिड है, बट नॉन मेटल यहां पर भी सॉलिड है। तो आपका जो स्टील होगा वो सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल होगा, ठीक है, सॉलिड सोल्यूशन। तो इट्स अ सॉलिड सोल्यूशन, तो ये सॉलिड सोल्यूशन का होगा। सो एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स इज एन अलॉय। तो अलॉय इसका बिल्कुल सटीक एग्जांपल हो गया, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं था। एयर नहीं है, दो सॉलिड से नहीं बनता, क्योंकि इसमें जो एयर होती है वो गैसियस फॉर्म में रहती है। शुगर और सैंड, ये दोनों सॉलिड तो हैं, शुगर भी सॉलिड है, सैंड भी सॉलिड है, बट फिर वो होमोजीनियस नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई लोगों को लगता है शुगर और सैंड भी तो दोनों सॉलिड है। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों में मिलावट कर दो तो मिल जाएंगे, बिल्कुल सही है, मिक्सचर होगा, लेकिन मिक्सचर होमोजीनियस नहीं होगा ना भाई। सैंड और शुगर को हम मिलाएंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि इतने हिस्से में सैंड और शुगर बराबर है और इतने हिस्से में भी बराबर है, मतलब सेम कंपोजिशन है। कहीं सैंड ज्यादा होगी, कहीं शक्कर कम होगी, कहीं शक्कर ज्यादा होगी, कहीं सैंड कम होगी, ये तो चलेगा ही ना भाई। इसलिए शुगर और सैंड सॉलिड मिक्सचर हो सकते हैं, बट होमोजीनियस नहीं हो सकते, सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, और उन्होंने होमोजीनियस बोला है भाई, ठीक है। सैंड वाटर नहीं हो सकता, क्योंकि सैंड सॉलिड है लेकिन वाटर विल बी इन लिक्विड स्टेट अगेन। तो सैंड और वाटर विल नॉट बी फॉर्मिंग होमोजीनियस, होमोजीनियस भी नहीं बनाएगा पहली बात तो, और दूसरी बात दो सॉलिड का भी नहीं है, वाटर क्योंकि लिक्विड है। तो फिर आपके पास बन गया सिर्फ अलॉय। अलॉय इज द बेस्ट एग्जांपल जो इसमें आपका दो सॉलिड का होमोजीनियस मिक्सचर होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। ओके, तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू दी 10th क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास 10th क्वेश्चन, जिसकी अब हम चर्चा करते हैं और जिसकी हम बात करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है। जो एक्वाटिक स्पीशीज होते हैं, जो पानी के भरोसे पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जैसे भाई साहब जितनी भी एक्वाटिक स्पीशीज हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स, वो क्यों सरवाइव कर पाते पानी में? मेनली क्योंकि पानी में ऑक्सीजन अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ गैस। आपने देखा होगा आपके घर में अगर फिश एक्वेरियम हो तो आप उसमें एक ऑक्सीजन का पंप डालते हो, राइट? वो बबल्स जो निकलता है वो दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। वो नहीं डालोगे या उसको बंद कर दोगे तो वहां पर जो फिशेस हैं, क्योंकि आपने उनके कंटेनर को पैक करके रखा हुआ है, तो दिक्कत क्या होगी? उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा प्रॉपरली, और वो ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उनकी डेथ हो जाती है, वो निपट जाती हैं सारी मछलियां या जो भी आपने पाल रखा है उसमें। तो इसलिए ऑक्सीजन जो रहती है वो डिसॉल्व रहती है वाटर के अंदर और यूनिफॉर्मली होती है। आप पानी में अगर ऑक्सीजन को डिफ्यूज करोगे तो ऑक्सीजन गैस जो होगी वो हर जगह पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। कहीं आप ये नहीं कह सकते कि यार इधर ऑक्सीजन कम है, इधर बहुत ज्यादा है, इधर बहुत ही ज्यादा है, इधर बहुत ही कम है, ऐसा नहीं कह सकते। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी ऑक्सीजन। तो भैया ऑक्सीजन कम है, पानी ज्यादा है, सोल्यूशन लिक्विड होगा, ठीक है? तो सोल्यूशन लिक्विड होगा। तो यहां पर ऑक्सीजन जो कि गैस है और वाटर जो कि लिक्विड है, उसका सोल्यूशन है।
उसका सोल्यूशन है ये। तो अल्टीमेटली ये आपका सॉल्यूट कम मात्रा में ऑक्सीजन होगा, ये आपका सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में पानी होगा, और मिलकर ये बना लेंगे एक कौन सा सोल्यूशन? लिक्विड सोल्यूशन। तो ये मिलकर बना रहे हैं आपका कौन सा? लिक्विड सोल्यूशन। तो यहां जो सोल्यूशन बन रहा है इट विल बी अ लिक्विड सोल्यूशन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका सीधा आंसर आ गया ऑप्शन बी, दैट इज लिक्विड सोल्यूशन। ये करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज लिक्विड सोल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ लिक्विड सोल्यूशन। क्लियर हो गया? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10 जिसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो गई ये बात? स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां पर हमारी डीपीपी क्योंकि पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। बहुत ही लल्लू, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल डीपीपी थी, लेकिन इस डीपीपी का उद्देश्य ये नहीं था कि इससे कोई क्वेश्चन सीधा आएगा मेंस में या किसी भी पेपर लेवल पे। इस डीपीपी का उद्देश्य ये था कि हम जो आगे पढ़ेंगे उसको और बेहतर ढंग से सवाल लगा सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट्स के सवाल थे और बेसिक कंसेप्ट्स के इजी होते हैं थोड़े। तो बेसिक कंसेप्ट्स के सवाल थे, लेकिन इससे हम हायर लेवल के सवालों में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। वो देखेंगे, हम बताऊंगा भी मैं कहां क्या मदद मिल रही है। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले स्क्रीनशॉट ले। ओके, तो स्टूडेंट्स ये खत्म हुई हमारी पहली डीपीपी क्लास 12th के पहले चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सॉल्यूशन की, जिसपे 10 क्वेश्चन हमने देखे हैं। उम्मीद करता हूं 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इनफैक्ट मेरे सॉल्व कराने से पहले ही आपने पूरी डीपीपी के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। इनकेस अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो या YouTube पर आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि YouTube पर कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है। जैसे होता क्या है, जब हम YouTube पर कोई वीडियो सर्च करते हैं तो हम उस वीडियो का टॉपिक सर्च करते हैं, टॉपिक के नाम से सर्च करते हैं, उस टॉपिक पर भटेरों वीडियोस हमें मिल जाते हैं। हम वीडियो तो देख लेते हैं, हमें वो टॉपिक समझ में भी आ जाता है, लेकिन फिर हमें यह परेशानी होती है कि यार अब इस टॉपिक के बाद इससे कनेक्टेड टॉपिक कौन सा देखें, मतलब जिसमें आगे ये कनेक्शन बन जाए, एक पढ़ाई में फ्लो बन जाए, एक पढ़ाई में मोमेंटम आ जाए, या इस टॉपिक से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए था। कोई ऐसा होता है ना कि कुछ टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ पुराने टॉपिक आपको पढ़ने जरूरी रहते हैं, तो वो हमें कौन बताएगा यूट्यूब पर। या अगर मैंने किसी वीडियो में थ्योरी पढ़ ली है तो अब इसके क्वेश्चन कहां से लगाऊं? क्वेश्चन तो कहीं अवेलेबल ही नहीं है, वो तो फिर बुक खोलकर मेरे को लगाने पड़ेंगे। तो बुक से ही पढ़ना होता तो फिर मैं यूट्यूब पर आता ही क्यों? मतलब ये सवाल भी उठता है फिर तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट की जरूरत होती है। तो उसको एक्सेस करने के लिए या उसको आपको अचीव करने के लिए आपको YouTube छोड़कर वेबसाइट पे आना चाहिए। सबसे बेहतर और आसान तरीका है। वेबसाइट पर जब आप आओगे magnetbrains.com, तो यहां पर आपको सारे लेक्चर्स जो दिखेंगे वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेंगे। जैसे आप होम पेज पर आओगे तो आप IIT JEE में जाओगे, सारे एग्जाम्स की वैसे कैटेगरी है, लेकिन अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो आप IIT JEE पर जाओगे, वहां पर आपको सभी फैकल्टी के कोर्सेज मिलेंगे, प्रॉपर फैकल्टीज के सारे कोर्सेज आपको यहां पर मिलेंगे। IIT JEE का आपको केमिस्ट्री कोर्स भी यहां पर दिखेगा। वॉच नाउ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो वॉच नाउ पर आपको सारे चैप्टर की यहां लिस्टिंग होगी। पहला चैप्टर ये, दूसरा चैप्टर ये, चैप्टर वाइज प्रॉपर लिस्टिंग होगी। चैप्टर के नीचे टॉपिक का नाम भी होगा, पूरा टॉपिक सीक्वेंस में होगा। पहला टॉपिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, सो दैट आपका पूरा एक कनेक्शन बने पढ़ाई के साथ, या उस चैप्टर में आपका पूरा एक कनेक्टेड टॉपिक्स आपको मिले। तो आपको वो टॉपिक वाइज वहां पर प्रॉपरली पढ़ना है, पूरे टॉपिक वाइज यहां पर पढ़ना है। हर टॉपिक के आगे इवन ड्यूरेशन भी लिखा है, कितने बड़ा, कितना मिनट, कितने आवर का वो ड्यूरेशन है, लेक्चर कितनी देर चलेगा, सो दैट आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसकी तैयारी कर सको। प्रॉपर टाइम टेबल बना लो कि आज मैं ये 1 लेक्चर देखूंगा, कल मैं ये 2 लेक्चर देखूंगा, आज ये सुबह में डीपीपी सॉल्व कर लूंगा, रात में सोने से पहले ये वाली डीपीपी सॉल्व कर लूंगा। तो ये पूरा एनालिसिस करो और डीपीपी भी आपको यहीं मिलेगी। ये आपको पीडीएफ का दिख रहा है एक आइकन, यहां से आपको डीपीपी डाउनलोड होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तुम्हें डीपीपी के लिए यूट्यूब पे भागना भी नहीं है, यही क्वेश्चन भी मिल गए। कोई क्वेश्चन नहीं बना तो नीचे डीपीपी का सोल्यूशन है, नीचे वही क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चन वाइज वहां पर हम लोगों ने उसको रैंक कर रखा है। तो यहां सारी कुछ चीजें, मतलब कहना चाहिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। और वीडियो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल क्वालिटी में होगा, HD क्वालिटी में चलेगा, जैसा YouTube पर चलता है बिना किसी बफरिंग के। अगर आपका नेट कनेक्शन बढ़िया है तो बिना किसी बफरिंग के बहुत प्यारे ढंग से ये आपका लेक्चर यहां पर स्ट्रीम होगा। और ऐसा नहीं है भाई कि अगर तुम्हें वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करने को बोलेंगे या कोई कोड लगाने को बोलेंगे या कोई पैकेज खरीदना होगा या मैं कोई कूपन कोड दूंगा जिससे डिस्काउंट मिलेगा, कुछ नहीं है ऐसा। 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। और सिर्फ ऐसा नहीं कि 1-2 चैप्टर फ्री है,
कंप्लीट पैकेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, पूरा सिलेबस आपको फ्री मिलता है, और आईआईटी जेईई नहीं, नीट के लिए भी तैयारी आपकी चल रही है तो वो पूरा पैकेज आपको नीट का भी एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। डीपीपीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, डीपीपी के सॉल्यूशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मतलब कहना चाहिए जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलता, उससे ज्यादा चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। और उसके साथ साथ आपको YouTube चैनल पर भी सारे लेक्चर्स बैक टू बैक मिल रहे हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, डीपीपी की हो, चाहे वो आईआईटी जेईई के वीडियो सॉल्यूशंस की हो, चाहे वो नीट के लेक्चर्स की हो। नीट में भी आपको पता है एक्सक्लूसिवली नीट केमिस्ट्री, नीट फिजिक्स, नीट बायोलॉजी के लेक्चर्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, जो एक्सपर्ट फैकल्टीज आप तक आपके लिए बनाते हैं और आप तक उनको पहुंचाया जाता है। तो जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, जितने रिलेटिव्स हो, जितने स्कूलमेट्स, बैचमेट्स, कॉलोनी मेट्स हो, जो एक ऐसे चैनल की तलाश में जहां पर वो रेगुलर वीडियोस देख सके, रेगुलर वीडियोस अपलोड हो, क्वालिटी कंटेंट मिले, ऐसा नहीं हो कि क्वालिटी के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज की गई है। आप 100% चेक कर सकते हो, कहीं पे भी इसको वेरीफाई कर सकते हो, क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो वो क्वालिटी कंटेंट उनको मिले, शीट सॉल्विंग उनकी हो, शीट के सॉल्यूशंस डिस्कस हो, टेस्ट सीरीज हो, मतलब कुल मिलाकर वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले आईआईटी जेईई के नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो ऐसे बच्चे जो ढूंढ रहे हैं ऐसे चैनल को, उनके साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब करें, फिर चैनल का लिंक उन तक शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।